जय हिंद। मैं अनुज कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंस्ट्रक्टर अनुज जिम्नास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स पर। आज हम बात करने वाले हैं बायो मैकेनिक्स। बायो मैकेनिक्स का फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में कितना रोल है और किस किस तरीके से आपके एंट्रेंस एग्जाम वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ बायो मैकेनिक्स। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें अर्थ को जानना होता है कि उसका अर्थ क्या होता है। तो बायो मैकेनिक्स को मैंने दो भाग में इसको डिवाइड कर दिया, बायो प्लस मैकेनिक्स। बायो प्लस मैकेनिक्स को जब मैं जोड़ता हूं तब मेरा बनता है बायो मैकेनिक्स। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। अब क्वेश्चन बनता है कि बायो मीन्स होता क्या है। बायो मीन्स हम बात करें, बायो का अर्थ होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस, मूवमेंट, स्किल पर जब हम काम करते हैं तो हम बायो मैकेनिक्स एनालाइज करते हैं। अपनी बायो मैकेनिक्स लगाते हैं कि उस खिलाड़ी का जो मूवमेंट है, वो स्किल है, परफॉर्मेंस है, किस तरीके से इसको बढ़ाएं, किस तरीके से हमें लोड देना है। तो वो सब जो है बायो मैकेनिक्स के अंदर आती है चीज़ें। स्पोर्ट ट्रेनिंग जो पूरी डिपेंड रहती है वो बायो मैकेनिक्स पर डिपेंड रहती है। मैकेनिक्स मीन्स क्या होता है? मैकेनिक्स आप अपने आप में समझ सकते हैं वर्ड से कि मैकेनिक्स मीन्स उसके बारे में बताने वाला है कि वो क्या करने वाला है, कैसे करेगा, उसका अध्ययन कैसे होगा, इसकी स्टडी कैसे करेंगे, वो मैकेनिक्स के अंदर जो है इंक्लूड हो जाता है। बायो प्लस मैकेनिक्स इजिकल टू बायो मैकेनिक्स। अब हम बात करेंगे मैकेनिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील विथ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन स्टैटिक कंडीशन और इन मूविंग कंडीशन। खेल के क्षेत्र में फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की जब मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले हम ट्रेनिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें सबसे पहले हमें दो चीज़ों से गुजरना होता है। कोई भी जब एक्टिविटी होती है वो टू डायरेक्शन में, टू फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। एक मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ स्टैटिक कंडीशन और दूसरी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मूविंग कंडीशन। स्टैटिक कंडीशन और मूविंग कंडीशन। तो स्टैटिक कंडीशन मींस क्या होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। मूविंग कंडीशन को हम डायनेमिक कंडीशन के नाम से भी जानते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है कि मूविंग कंडीशन मींस डायनेमिक कंडीशन। कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, मूवमेंट्स कर रहे हैं, वो गतिशील अवस्था में हो रहा है। कोई भी हम स्थिर अवस्था में कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी या कोई भी स्किल, कोई भी परफॉर्मेंस, कोई भी मूवमेंट, तो वो हम इसको बोलते हैं स्टैटिक। अब हम बात करेंगे बायोमैकेनिक्स की एक डेफिनेशन जो अपने आप में क्या बोलती है। बायोमैकेनिक्स की मैं बात करूं तो इज द स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग इज मूविंग और इन स्टैटिक कंडीशन। जब हम किसी खिलाड़ी के स्किल को हम जब चेक करते हैं, जब उसकी स्किल प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाती है तो हम उसमें अपनी बायोमैकेनिक्स लगाते हैं, हम उसमें फोर्स लगाते हैं, उसके मूवमेंट को हम चेंज करते हैं, उसकी जगह पर हम कुछ डालने का प्रयास करते हैं। अगर उसके पास स्ट्रेंथ कम होती है तो स्ट्रेंथ का मेथड हम यूज़ करते हैं। कौन सी स्ट्रेंथ अच्छी है, कौन सा मेथड अच्छा है उसकी स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने के लिए, ये सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। ये किसके तहत करते हैं? बायोमैकेनिक्स के थ्रू हम इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके एंट्रेंस एग्जाम वनडे एग्जाम में, आप प्रीवियस पेपर खोल के देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है। बायोमैकेनिक्स को हमने टू ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। बायोमैकेनिक्स के दो पार्ट हैं। बायोमैकेनिक्स को दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक है स्टैटिक, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और दूसरा है डायनामिक्स। तो स्टैटिक और डायनेमिक की मैं बात करूं, आप प्रीवियस पेपर वनडे एग्जाम के जितने भी प्रीवियस पेपर हैं आप खोल के देख सकते हैं कि बायोमैकेनिक्स के कितने ग्रुप हैं। तो बायोमैकेनिक्स के हमारे दो ग्रुप हैं, दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक है स्टैटिक और दूसरा है हमारा डायनेमिक। अब क्वेश्चन बनता है स्टैटिक जो है, इसके अंदर हम जाते हैं थोड़ा सा, तो इसके अंदर क्या होता है, ये किसकी स्टडी करता है। जब डायनामिक के हम अंदर जाते हैं तो डायनामिक किसकी स्टडी करता है, किसका अध्ययन करता है। तो स्टैटिक की मैं बात करूं तो इसको हम बोलते हैं काइनामेटिक। अब काइनामेटिक स्टडी, जब हम स्टैटिक के अंदर जाते हैं तो काइनामेटिक्स जो होता है, फोर्स जिसको हम बोलते हैं,
काइनेमेटिक्स किसका अध्ययन करता है? ये मोशन का अध्ययन करता है। तो इसके अंदर आप कोष्ठक में बंद करके मोशन करेंगे, मोशन। तो काइनेमेटिक्स जो पार्ट है वो स्टैटिक का पार्ट है। जब हम डायनेमिक्स के अंदर जाते हैं तो इसके अंदर आता है काइनेटिक्स। अब काइनेटिक्स की जब मैं बात करता हूं तो ये किसका अध्ययन करता है, ये किसकी स्टडी करता है? ये फोर्स। आप प्रीवियस पेपर खोल के देख सकते हैं, आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे गए। 10 साल के प्रीवियस पेपर खोल के देखोगे तो यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बायोमैकेनिक्स के कितने ग्रुप हैं? स्टैटिक और डायनेमिक्स। स्टैटिक में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स किसका अध्ययन करता है? मोशन। कोई भी हम जब चीज को अप्लाई करते हैं, मूवमेंट्स है, कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी स्किल है, उसमें कितना मोशन हमारा अप्लाई हो रहा है। जब हम डायनामिक्स के अंदर आते हैं तो डायनामिक्स की हम बात करें तो डायनामिक्स जो है, एक काइनेटिक्स मीन्स होता है स्टडी ऑफ फोर्स, काइनेटिक्स स्टडी ऑफ फोर्स, और काइनेमेटिक्स स्टडी ऑफ मोशन। ये दोनों क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए। तो बेसिक क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम पूछे जाने वाले हैं कि इस बायोमैकेनिक्स के दो ग्रुप, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक के अंदर आता है काइनामेटिक्स, और काइनामेटिक्स जो है अध्ययन करता है, स्टडी करता है मोशन के लिए। अब काइनेटिक्स की हम बात करें तो काइनेटिक्स बात करता है फोर्स की। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं कि इंपोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स का क्या महत्व है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस में? तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो है मैंने सेलेक्टेड इंपोर्टेंस को मेंशन कर रखा है कि इंपोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स के महत्व क्या है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस के अंदर? तो पहला है हमारा इन सिलेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्निक्स। जब आपको बायोमैकेनिक्स नहीं आती तो किसी भी खिलाड़ी की आप टेक्निक को, आप जो है परफॉर्मेंस को या टेक्निक को या उसकी स्किल को आप चेंज नहीं कर सकते। तो आप फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट में हैं तो आपको बायोमैकेनिक्स प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए कि कब खिलाड़ी को हमें चेंज करना है, उसकी पोजीशन, उसके मूवमेंट्स, उसका लोड, उसका ट्रेनिंग मेथड। नेक्स्ट है हमारा टू डेवलप एडवांस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि खेल के अंदर हम बात करते हैं तो आज के टाइम में रूल रेगुलेशन बन रहे हैं। हम पीछे अगर जाएं, आज से 20 से 30 साल पहले की हम बात करें तो बहुत सारे रूल नहीं थे स्पोर्ट्स के अंदर। हर साल आप देखते हैं कि कोई ना कोई एक नया रूल ऐड होता है आपके रूल बुक में, जो भी डिफरेंट डिफरेंट गेम है। तो आप समझ सकते हैं, हम बात करें आज से 100 साल पहले की हम बात करें तो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस को जो है बहुत कम लोग जानते थे। अब प्रेजेंट टाइम की हम बात करें तो कितने लोग जानते हैं फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस भी एक सब्जेक्ट होता है। मैं वही एक एग्जांपल दूं, आज से 100 साल पहले हम जब टूर्नामेंट होते थे एथलेटिक्स के अंदर, तो 100 मीटर की जब रेस होती थी तो वो जो है खड़े होकर रेस होती थी, बैठकर होती थी तो वो किस चीज का सहारा लेते थे? अपने ब्लॉक की जगह पर। आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में ब्लॉक का जो इस्तेमाल होता है, आज से हम 100 साल पहले जाएं, 200 साल पहले जाएं तो ब्लॉक के इस्तेमाल बहुत कम होते थे। तो समय के अनुसार जो चीजें बदलती गई, रिसर्च होती गई, बायोमैकेनिक्स हमने लगाते गए और चीजों में हमें बदलाव देखने को मिला। तो आप समझ सकते हैं कि बायोमैकेनिक्स का कितना बड़ा रोल है। नेक्स्ट हमारा टू डेवलप न्यू ट्रेनिंग मेथड। मैक्सिमम जो कोचेस होते हैं या ट्रेनर होते हैं वो ओल्ड मेथोडोलॉजी को यूज करते रहते हैं। आपको पता है कि समय के अनुसार चीजें बदलती हैं, मूवमेंट्स बदलते हैं, इन्वायरमेंट बदलता है, क्लाइमेट बदलता है, तो हमें सारी चीजें बदलनी होंगी। ट्रेनिंग मेथड को हम बात करें कि मैक्सिमम ऐसे कोचेज होते हैं जो ओल्ड मेथड को यूज करते रहते हैं। वो बोलते हैं कहाँ से सीखा? मैंने वहां से सीखा। आप सब लोग जानते हैं कि रिसर्च एक अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है। जब चीजें जब बार बार पर इम्प्लीमेंट होती है, रिसर्च होती है कि ये मूवमेंट ऐसे होगा, ये एक्सरसाइज ऐसे होगी, इसमें ये बदलाव की जरूरत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन बताता हूँ कि हमारा जो नेक है, मैं गर्दन की बात करूं तो आज से हम 10 साल पहले की हम बात करें या 20 साल पहले की बात करें तो नेक जो होती थी, गर्दन को आप फुल रोटेट करते थे, फुल रोटेट करते थे, फुल रोटेट करते थे, रोटेशन करते थे अपनी गर्दन को, आप 360 एंगल पर घुमाते थे। बट दोबारा से रिसर्च हुई, आप इसके रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं साइट पर जाके।
तो दोबारा से रिसर्च हुई, तो इन्होंने क्या किया, आप अपनी गर्दन को पहले फॉरवर्ड घुमाएंगे, फॉरवर्ड, फिर उसके बाद 180 डिग्री बैकवर्ड। तो आपका फॉरवर्ड हमने 180 डिग्री, फिर हमने 180 डिग्री बैकवर्ड, तो हमारा 360 हो गया। तो हमने दोनों तरीके से इसको जो है कवर कर लिया। तो पहले क्या करते थे, ए वन टाइम में आप फुल रोटेट करते थे, तो इससे क्या होता था, आपकी गर्दन में सर्वाइकल रीजन में इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते थे, क्योंकि समय के अनुसार रिसर्च होती रहती है, और वो रिसर्च जो है हमें बताती है कि हमें समय के अनुसार चीज़ों को बदलना होगा, ट्रेनिंग मेथड को बदलना होगा, मूवमेंट्स को बदलना होगा। इसीलिए मैं सब खिलाड़ियों से बोलना चाहूँगा कि आप फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में तो सबसे ज़्यादा आप बायोमैकेनिक्स पर फोकस करें, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि हर कोई जो है एक फिजिकल एजुकेशन की जब हम बात करें, स्पोर्ट्स की हम बात करें, जिनके पास प्रॉपर तरीके से एजुकेशन नहीं है, साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं है, वो भी अपनी दुकान खोल लेते हैं। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं आज का टाइम साइंटिफिक और सिस्टमेटिक प्रोसेस के आधार पर चलता है, तब जाके वो चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। नेक्स्ट है हमारा टू स्पीड अप रिकवरी प्रोसेस। आप सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से हमें एक रिकवरी प्रोसेस में जाना है। बहुत से लोग फटीग की कंडीशन में भी एक्टिविटी करते रहते हैं, जब उसका कोच उसको बताएगा नहीं कि उसको फटीग की कंडीशन में कितना रेस्ट देना है, क्या उसको डाइट देनी है, ये सब किस पे डिपेंड करता है, एक बायोमैकेनिक्स एनालाइज पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा टू प्रिवेंट फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरी। आप खेल के क्षेत्र में, और इंजरी लगना स्वाभाविक बात है, आप सब लोग जानते हैं कि इंजरी एक कॉमन है जो आपके खेल के क्षेत्र में लगने वाली है, चाहे वो हो सकती है सॉफ्ट इंजरी, चाहे वो हो सकती है हार्ड इंजरी। तो इनसे बचने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपनी बायोमैकेनिक्स का। जैसे कि शुरुआत में जब खेल के क्षेत्र में जाते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं, तो सबसे पहले करते हैं आप वार्म अप। वार्म अप के लिए क्यों गाइड किया जाता है कि वार्म अप आप करेंगे तो आपकी बॉडी हीट होगी, बॉडी हीट होगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा, जब ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा तो आपको मूवमेंट करने में आसानी होगी। ये भी एक अपने आप में बायोमैकेनिक्स है। अब पर्टिकुलर स्पेसिफिक गेम की जो है एक वार्म अप होती है, एक्सरसाइज होती है, स्ट्रेंथ कंडीशनिंग ट्रेनिंग होती है। तो ये सब क्या होता है, ये सब इंजरी को बचाने के लिए, अपनी बेसिक इंजरियों को बचाने के लिए हम बायोमैकेनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बात करें कि आज से पहले हम बात करें 20-30 साल पहले, तो शिन गार्ड जो होते थे, शिन गार्ड, शिन गार्ड जो होते थे, जो हम हॉकी खेल जब हम खेलने के लिए जाते हैं, तो हम शिन गार्ड का यूज 20 से 30 साल पहले की हम बात करें, 50 साल पहले की बात करें, तो वो नहीं थे। वहां पर जो है कुछ ना कुछ बैंडेज बांध कर जा रहे थे। आज के टाइम में इतने एडवांस शिन गार्ड आ चुके हैं, फुटबॉल के क्षेत्र में भी आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि समय के अनुसार जो है चीजें बदलती गई, और इंजरी से भी बचने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स भी आते गए। नेक्स्ट है हमारा टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स स्किल फॉर इम्प्रूवमेंट इकोनॉमी या मूवमेंट इकोनॉमी। जब किसी भी मूवमेंट को इम्प्रूव करोगे, तो आपको सबसे पहले उसकी बायोमैकेनिक्स पता होना चाहिए। अगर आपको बायोमैकेनिक्स नहीं पता है, तो आप किसी भी मूवमेंट को आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते, किसी भी इंजरी को आप प्रॉपर तरीके से सही नहीं कर सकते। आप सब लोग जो है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में प्राइस का इस्तेमाल करते हैं कि प्राइस कहाँ पड़ा, बुक में पड़ा। अब इसकी भी साइंस को आपको जानना होगा कि प्राइस का इस्तेमाल क्यों किया। जैसे कि सबसे पहले प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन के बहुत सारे अर्थ होते हैं, उसकी डेप्थ में जाना होगा, आपको समझना होगा। राइस, आइस, तो ये सब क्या है, ये बायोमैकेनिक्स लगा रहे हैं हम खेल के क्षेत्र में, और उसकी स्किल को बिल्डअप करने के लिए हमें बायोमैकेनिक्स पता होना चाहिए। किसी भी खिलाड़ी को इंजरी से बचाने के लिए हम बायोमैकेनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी खिलाड़ी की ट्रेनिंग को बिल्डअप करने के लिए, स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने के लिए, कोऑर्डिनेशन को डेवलप करने के लिए हम बायोमैकेनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस के अंदर जब हम बात करते हैं, ट्रेनिंग के अंदर हम बात करते हैं, तो बायोमैकेनिक्स का बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्निक्स, कि हम किस तरीके से हम टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और इसका महत्व क्यों है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस के अंदर। तो बात करते हैं बायोमैकेनिक्स हेल्प टू इम्प्रूव टेक्निक्स। बायोमैकेनिक्स आपकी जो स्किल है, कोई भी टेक्निक है, उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है। इट डिटरमाइंस हाउ दी टेक्निक्स शुड बी एग्जीक्यूट टू गेट बेस्ट रिजल्ट। आप सब लोग जानते हैं कि हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए तो अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है।
अच्छी बायोमैकेनिक्स एनालाइज की जरूरत पड़ती है, अच्छी डाइट की जरूरत पड़ती है, अच्छे इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल में बात करूं, शिफ्टिंग फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स टू डिस्को पर टेक्निक। हम एथलेटिक्स की हम बात करते हैं तो एथलेटिक्स के अंदर शॉर्टपट एक खेल होता है और उस खेल के अंदर एक ऑर्थोडॉक्स और डिस्को पट एक टेक्निक का इस्तेमाल होता है। तो ऑर्थोडॉक्स जो टेक्निक थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसका इस्तेमाल कम होता है, यूज़ कम होता है। हम जो है हमने रिसर्च करी, हमने बायोमैकेनिक्स को लगाया, तो हम डिस्को पट पर पहुंच गए। तो आप समझ सकते हैं ऑर्थोडॉक्स का मतलब ही होता है अपने आप में रूढ़िवादी। इसका अर्थ होता है, हिंदी बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी, मतलब रूढ़िवादी परंपराओं पर चल रहे थे। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्निक्स, ये बायोमैकेनिक्स के अंदर हमने इसका इस्तेमाल किया तो हम डिस्को पट टेक्निक पर आ गए। तो ये क्या करती है, इम्प्रूव करती है बायोमैकेनिक किसी भी स्किल को, किसी भी टेक्निक को। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूवमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि खेल के क्षेत्र में हम बात करते हैं तो फुटबॉल जो है एक, आज से हम 200 साल पहले की हम बात करें तो एक आर्टिफिशियल पता नहीं किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, फुटबॉल बनाते थे। आज के टाइम में एक अच्छे अच्छे लेदर्स आ चुके हैं, अच्छे उसके बनाने के लिए जो है मटेरियल आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं समय के अनुसार चीज़ें बदलती गई। इफ हेल्प टू इम्प्रूव इक्विपमेंट्स अकॉर्डिंग to nature, safety, environment, climate, the game for example increase in thickness of mat for high jump। आपने देखा होगा कि समय के अनुसार, नेचर के अनुसार, सेफ्टी के अनुसार, क्लाइमेट के अनुसार हमने चीज़ों को बदला। जब हम एथलेटिक्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर होगा इंक्रीज द थिकनेस ऑफ मैट। हाई जंप की हम बात करते हैं तो पहले मैट जो इस्तेमाल होते थे वो हार्ड वाले होते थे। आज के टाइम में इतने अच्छे मैट आ चुके हैं कि आप इंजरी से बच जाते हैं, सर्वाइकल इंजरी नहीं होती है। तो आप समझ सकते हैं कि हम जो बायोमैकेनिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, एक खिलाड़ी के परफॉर्मेंस को बिल्डअप करने के लिए। ओवरऑल बात की जाती है तो वो कहीं ना कहीं खिलाड़ी का परफॉर्मेंस बिल्डअप होता है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन ट्रेनिंग मेथड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वॉलीबॉल गेम में, बास्केटबॉल गेम में, फुटबॉल गेम में बहुत सारे ऐसे मेथड को इस्तेमाल करते हैं जो बहुत पुराने हो चुके हैं। हम जो चेंज करना नहीं चाहते, मूवमेंट चेंज करना नहीं चाहते, ओल्ड मेथडोलॉजी को हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर जो हम इम्प्रूवमेंट इन द ट्रेनिंग मेथड, हम बायोमैकेनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इट हेल्प टू डेवलप न्यू ट्रेनिंग मेथड टू गेट बेटर रिजल्ट। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको अपनी बायोमैकेनिक्स चेंज करनी होगी। जैसे हम बात करते हैं कि अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, बीपीएड एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, एमपीएड एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो मैं भी बायोमैकेनिक्स लगाता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आप लोगों तक पहुँचाऊँ जिससे आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाए, क्योंकि आपको बहुत सारी किताबों की पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए एक अच्छा इंस्ट्रक्टर, अच्छा कोच, अच्छा ट्रेनर की ज़रूरत पड़ती है हर किसी खिलाड़ी को। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ आइसोटेनिक मेथड। अब आइसोटोनिक जो मेथड जो होता है वो स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने के लिए सबसे अच्छा मेथड होता है स्ट्रेंथ का। आइसोटोनिक की जब हम बात करते हैं, स्ट्रेंथ के कई सारे मेथड हैं, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। जो सबसे अच्छा जो मेथड साबित हुआ है स्ट्रेंथ को, ताकत को बिल्डअप करने के लिए, वो है आइसोटोनिक मेथड। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ स्किल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी स्किल को बिल्डअप करने के लिए आपको बायोमैकेनिक्स पता होना चाहिए। मैक्सिमम खिलाड़ी बीपीएड कर लेते हैं, एमपीएड कर लेते हैं, बट बहुत सारे खिलाड़ियों को ये नहीं पता रहता है कि इस मूवमेंट्स को करने के लिए कौन कौन सी मसल रेस्पॉन्सिबल है, और इस मसल्स की अगर इंजरी होती है तो इसकी रिकवरी कैसे होगी, इसका ओरिजिन कहाँ से है, इसका इंसर्जन कहाँ से है, इसको बिल्डअप कैसे करेंगे। अगर मेरे शोल्डर में स्ट्रेंथ कम है तो उसका सबसे अच्छा मेथड कौन सा है। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आप जाते हैं तब आती हैं। तो हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्किल। इट हेल्प टू डेवलप स्किल ऑफ दी स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के अंदर अगर आप स्किल को बिल्डअप की बात करते हैं, उसमें जो है परिवर्तन की बात करते हैं, अच्छा करने के लिए हम बात करते हैं, तो हम बायोमैकेनिक्स को हम लगाते हैं। डेवलपमेंट इन दी स्किल फील्डिंग इन दी गेम जिम्नास्टिक। हम बात करें कि जिम्नास्टिक में बहुत सारे ऐसे कोचेज हैं जो ओल्ड मेथोडोलॉजी को यूज करते हैं और उनकी जो स्किल है वो प्रॉपर तरीके से बिल्डअप नहीं हो पाती है और वो जो है इंजरी में कन्वर्ट होती रहती है। बट वो ये चीज़ नहीं समझ पाते कि चीज़ें बदल चुकी हैं,
जब चीज़ें बदलती हैं तो आपको अपनी बायोमैकेनिक्स बदलनी होगी। मैं जिम्नास्टिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिफरेंट गेम्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों से देखता हूँ, एनालाइज़ करता हूँ, फ़ील करता हूँ कि यहाँ पर इनको परिवर्तन की ज़रूरत है। तो आप अपना बायोमैकेनिक्स लगाएँ, अपना विवेक लगाएँ, अपना माइंड लगाएँ कि ये इस तरीके से भी हो सकता है, ये इस तरीके से भी हो सकता है। तो आज की जो क्लास में मैं ये डिस्कस करने वाला था, ये बताने वाला था कि ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में, वन डे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।